ज़राफ़शाह की तीसरी शाख उतरकर वो सेब और शफ्तालों और नारंज के उजड़े हुए लुटे हुए बागात से गुजरने लगे। फिर उस मैदान में दाखिल हुए जहां मलिक शाह सल्जोकी चौगान खेला करता था। उसके तीन तरफ बागात के किनारे किनारे फ्रांसीसी अफवाज के आला अफसरों के खेमे खड़े थे। मगरबी सिमत में फूलों की ऊंची झाड़ियों से घिरी हुई मलिक शाह की बनवाई हुई सुर्ख पत्थर की बारादरी तनातों की हदबंदी में ले ली गई थी। उसकी पुश्त पर खरबूजे के खेतों में ताजे फ्रांस के मुहाफिज दस्ते के खेमे नस्ब थे। इन खेमों से कनात बंदी की हद तक सिपाही नंगी तलवारें लिए पहरे पर खड़े थे। उसके पहलू में इतना चौड़ा रास्ता था कि 4 घोड़े एक साथ निकल सकें, जो सवारों के दस्ते से भरा हुआ था। यहाँ से फ्रांस की ज़ाते ख़ास के रंग रंग के खेमे अपने सरों पर शाही निशान सजाए दूर तक खड़े नजर आते थे। यहीं वो दोनों रोक लिए गए और फिर मशलों की रोशनी के हल्के में एक भूरे ऊनी खेमे में डाल दिए गए, जहाँ पूरे 3 दिन और 3 रातें अजीब व गरीब लातादाद सवालों के यकसां जवाब देने में गुजर गईं। फिर एक बार वो तन्हा बाहर निकाला गया और उस आली शान मुदव्वर बारगाह के सामने लाया गया, जहां अनगिनत मुशालों की खौफनाक जबानों और लातादाद भयानक आंखों और तलवारों का पहरा खड़ा था। उसके करीब मलका का झंडा नस्ब था, जिसके जर्द फरेरा पर चांदी का शेर एक हाथ में तलवार और दूसरे में सलीब लिए और ताज पहने धाड़ रहा था। थोड़ी देर बाद वही नॉर्मन औरत उसके करीब आई और उसे अपने पीछे चलने का इशारा करके बारगाह के अंदर दाखिल हो गई। सारी बारगाह जर्द नमदे की थी और सारे शहतीर जर्द रेशम की खिलाफ पहने हुए थे। फर्श पर जर्द कालीन और जंगली जानवरों की खालें बिछी हुई थीं, जो कदे आदम शमों की रोशनी में जगमगा रही थीं। भरी भरी जर्द पर्दे सिमटे खड़े थे। आबनोस की लंबी मेज के सामने एक हश्त पहल कुर्सी पड़ी थी, जिसके सीप के काम से गुंधे हुए पाए हिरन के सींगों की तरह बाहर की तरफ निकले हुए थे। मेज की दूसरी तरफ उसी वजह की मगर छोटी और सादी कई कुर्सियां पड़ी थीं। वो उन्हीं के पास जाकर खड़ा हो गया। एक तरफ से वो बरामद हुई और कुर्सी पर बैठ गई और कुर्सी के दोनों तरफ खुशबूदार शमों से रोशन झाड़ों की ठंडी सफेद रोशनी में उसके खुले हुए शानों पर ढेर सुर्ख बाल और सुर्ख हो गए थे। उसने मेज पर हाथ रखा। मानी की तस्वीरों की तरह नाजुक सफेद तरशी हुई अंगूठियों से जगमगाती उंगलियों ने रोशनी कर दी। नॉर्मन औरत ने मेज के बराबर रखी हुई मुनक्कश तिपाई पर एक तश्त रख दिया, जिसकी सीमी अंगीठी में अंबर सुलग रहा था। दूसरी मुसल्ला औरत ने उसके लिबादे के नीचे जिराह पर लगे हुए खंजर को निकालकर मेज पर रख दिया। मलिका जो उसे मुसलसल घूरे जा रही थी, इसी तरह बेनियाज बैठी रही। फिर अपनी मखसूस जबान में बोली, तुम फ्रेंच जानते हो? नहीं, मेरी माँ शामी है। फ्रांस की बारगाह में हथियार बांधकर आने वाले अजनबियों की सजा जानते हो? मौत। लेकिन मैं ना तो अजनबी हूं और ना आरा हूं। वो कैसे? मेरे दादा फ्रांसीसी तख्तो ताज के जोशीले खादिम थे और वही खून मेरी रगों में उछलता है, और मैं यहाँ तलवारों की नोक पर लाया गया हूँ। और पादरियों पर हमले ईसाई नहीं करते, जिनसे बचने के लिए जिरह और खंजर की जरूरत महसूस हो। मलका ने मुस्कुराकर देखा और वो मुतमईन हो गया। कितनी फौज है विम्स के पास? 1 लाख सवार हथियार पहने खड़े हैं और सुल्तान के कासिद सूबों के गवर्नरों के पास हुक्म लेकर जा चुके हैं। कितनी कमक और आसक्ति है? तकरीबन 1 लाख। मलका की नजरें कुछ सोचने लगीं। इसका क्या सबूत है कि तुम सच भी बोलते हो? दमिश्क की आबादी 4 लाख है और 12 बरस के लड़कों से लेकर 60 बरस के बूढ़ों तक ने तलवारें पकड़ ली हैं। शाही लश्कर इसके अलावा है। शहर के ईसाइयों की तादाद क्या होगी? 10,000 से भी कम। मलका देर तक मेज पर उंगलियों से लकीरें खींचती रही, फिर यकायक निगाह उठाकर उसको देखा और मजबूत मगर मध्यम लहजे में बोली, हमारा ख्याल है कि कमसिनी की इस रहबानियत के मुकाबले में बादशाहों की खिदमत में रहकर बड़े बड़े काम अंजाम देकर मसीह की ज्यादा खुशनुदी हासिल की जा सकती है। मैं मलका आलम का मतलब नहीं समझा। हम तुमको अपने जाती मुहाफिज दस्ते में शामिल कर सकते हैं। और उसके मुंह से बेख्तियारी में निकल गया, मैं अपनी जिंदगी की इस जरीन सआदत पर उम्र भर फख्र करता रहा हूं। और वो अपने खेमे में आकर सारी रात पुरहोल आवाजों और नारों में घिरा हुआ तकदीर की उस गर्दिश के अंजाम पर सोचता रहा। सुबह होते ही उसे मलका के खासाने बारगाह का लिबास अता किया गया। उसने घुटनों तक जर्द मखमल की तंग कबा और सलीब और स्याह चमकदार चमड़े के मौजे, सुनहरी मोमेज और समूर की चमकदार स्याह टोपी पहनी। बालिश्त भर चौड़ी पट्टी पर चांदी का वो सीना बंद लगाया जिस पर मलिका फ्रांस का जाती निशान बना हुआ था।
कमर से वो सीधी लंबी तलवार बांधी जिसका कब्जा सलीब की शक्ल का था, बाएं शाने पर तिकोनी डाल और दाहिने कंधे पर नेजा उठा लिया और कई दिन तक बारगाहे खास के दरवाजे पर खड़ा पहरा और कहतान को दिलासा देता रहा जो इस बेनाम हिरासत से आजिज आ गया था। फिर बहार की वो सुबह आ गई जब शाम की हवा बर्फ में नहाकर और गुलाबों की खुशबू पहनकर निकलती है और दिलों को शिकार करती हुई चलती है। वो नाश्ता कर रहा था कि करना बजने लगा। उसने दूसरे खास बरदारों की तरह जल्दी जल्दी लिबास तब्दील किया और बारगाहे खास के मशरिकी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया, जिसके सामने फ्रांस की सल्तनत के बेहतरीन मुंतखब घोड़े आंखों से चिंगारियां बरसा रहे थे। किसी के कहने पर वो भी एक घोड़ा पसंद करने चला। पहली ही कतार में एक अबलग घोड़ा नथने फुलाए, दुम को चनर किए साजो यराख से आरास्ता अगले पैरों से जमीन खुरच रहा था। उसने लपक कर उसी की लगाम उचक ली और उछलकर सवार हुआ और सतून की तरह कायम हो गया। ये वो घोड़ा था जिसे बड़े बड़े मगरिबी शहसवार छूते डरते थे। फिर अपनी बारगाह के खैमों की पुश्त से मलका बरामद हुई। वो सर से पांव तक सुनहरे काम का जर्दा बख्तर पहने, खूद पर याकूत की कलगी और गले में याकूत की सनीब पहने नुकरा घोड़े पर सवार नखरीली चाल चलती आई और उसकी रान के नीचे तड़पते घोड़े को देखकर महसूस हुई और नॉर्मन औरतों और फ्रांसीसी शहसवारों को अकब में लेकर जबले लुबनान की शिकारगाहों की तरफ चली। तैराओतार जंगल के कल्ब में एहसास हुआ कि एक एक साथी छूट गया है। उसने घोड़ा तिरछा करके पीछे देखा कि मलका तो आ रही है, लेकिन पटरी बिगड़ गई है और काबों के जाविये खराब हो गए हैं। चील के इस घने जंगल में जहां तक पहुंचते पहुंचते सूरज की किरणें काली हो जाती थीं, उसने मलका के घोड़े को थाम लिया जो लगाम को मानने से इनकार कर चुका था, और उसे अपना सहारा देकर उतार लिया और एक चट्टान पर जैन पोश बिछाकर मलका को बिठा दिया और खुद जानवरों को बांधने चला। वो दोनों कोहनियों के सहारे नीम दराज होकर हाँप रही थी और वो इसके तमतमाए हुए चेहरे पर लरसते मोती गिन रहा था। अगर आप हुक्म दें तो मैं घोड़ा उठाकर सवारों को तलाश कर लाऊं? नहीं, हम प्यासे हैं। मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर पर वो चश्मा है जिसे अरब जामे बहिश्त कहते हैं। अगर आप सवार हो तो। मलका ने गर्दन मोड़कर उन घोड़ों को देखा जो आगे पीछे हिल हिल कर हाँप रहे थे। उसने मलका के घोड़े को चट्टान के पास लगा दिया और अपना सहारा पेश किया, जो कबूल कर लिया गया। जैनपोश अपने घोड़े की गर्दन पर डालकर मलका के घोड़े की रास पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चला। भूरे सुर्ख पत्थरों की कगारों के बैजवी और कुदरती हौज में पिघली हुई ठंडी चांदी किलकिल की आवाज के साथ बह रही थी। एक ऊंचे पत्थर के किनारे मलका को उतारकर उसने घोड़े बांधे और सोचने लगा कि पानी किस तरह पिलाया जाए। मलका उसके साथ साथ चश्मे के अंदर गई और उसने अपने दोनों हाथों में पानी भरकर खुद पी लिया। मलका उसको खड़ी देखती रही। उसने तीसरी बार अपने हाथों में पानी भरा। हाथ उसके सीने तक पहुंचे थे कि मलका ने आगे झुककर अपने होंठ रख दिए। मलका के होंठों के लम्स ने उसके खून में बिजलियां भर दीं। वो हाथों में पानी भरता रहा और मलका पीती रही, लेकिन इस तरह कि उसके याकूत के महीन और खामोश होंठ उसके हाथों में होते और नीलम की बोलती आंखें उसकी आंखों में। मलका के मुताल्लिक पहली बार उसके दिल में एक आरजू पैदा हुई कि क़यामत तक वो इस चश्मे के किनारे खड़ा रहे और क़यामत तक मलका इसी तरह पानी पीती रहे। वो सदियों तक इसी तरह खड़े रहते कि घोड़े हिनहनाकर उछलने लगे। हरनों की चीहों और परिंदों की चहचहाट और सनसनाहट से सारा जंगल गूंज उठा। जंगल का बादशाह अपने हरम से निकला था और दहशत का एक एक जर्रा उसकी पेशवाई की आवाज से धड़क उठा था। हरा सा आफताब उसके सीने पर ढलक आया। मलका के खुद की कलगी उसकी ठुड्डी से लग गई। फिर उसकी ढूंढती हुई नजरों से देखा कि थोड़ी दूर पर शाहाना चाल चलता हुआ उनकी मौजूदगी से बेनियाज शेर बाएं हाथ की ऊंची झाड़ियों में गुरूब हुआ चाहता है। कोई और वक्त होता तो दमिश्क के वाली का चहीता वलीअहद इस फुर्सत को गनीमत समझता, लेकिन इन चंद लम्हों में वो जवान हो चुका था, मर्द बन चुका था और अपने सीने से लगी हुई अजीमुशान खातून की निगाहों में एतबार हासिल करने के लिए बड़े बड़े लश्करों से टकरा सकता था। उसने मलका से अलग होकर फुर्ती और कुव्वत से शेर पर नेजा मारा और उसी लम्हे घुसीट कर झपटा। पहलू में धसा हुआ नेजा ली और धाड़ता हुआ शेर उस पर चढ़ाया। हर चंद उसके हाथों में अजनबी तलवार थी, लेकिन तलवार थी। थोड़ी देर में शेर का फैसला हो गया, लेकिन इस तरह के कबा की बाएं आस्तीन उसके खून से लालाकार हो गई। उसने मंझे हुए शिकारियों की तरह पूरे हवास के साथ अपनी खून आलूद तलवार मुर्दा शेर की गर्दन के बालों से रगड़ के साफ की।
इसी लम्हे उसने देखा कि मलका आंखों पर हाथ रखे उंगलियों के बीच से उसे देख रही है। फिर वो तकरीबन दौड़ती हुई आई और उसका खून देखकर चीख उठी और उसके दाहिने शाने पर झूल गई। वो सामने की चट्टान पर बैठ गया। मलिका उसे अपने बेपनाह जिस्म का सहारा दिए हुए थी। मलिका का घोड़ा रास्ते तुड़ाकर भाग चुका था। उसका अबलक खड़ा था और मुर्दा शेर को देख देख कर हिनहिना रहा था और पसीने में डूबा हुआ अगले पैरों को पटक रहा था और उसके सामने जर्द रेशम का जीन पोश पड़ा था। वो उठा और धीरे धीरे चलता हुआ घोड़े के पास गया। उसकी गर्दन थपकी और मुंह चूमा। पहलू में खड़ी हुई मलिका को कंखियों से देखकर फिर मुंह चूमा और झुककर जीन पोश उठा लिया। अपनी कबा के नीचे लोहे के कपड़ों के सीना बंद की जेब से चकमाक निकाला और पत्थर पर बैठकर जीन पोश को चाक करके जलाने लगा। अब वो तख्त और ताज की बुलंदी से नीचे उतर आई थीं। अपने हाथों से कबा उतारी, बाजू पर खून से चिपकी हुई जेर जामे की आस्तीन अपने खंजर से चाक की। जीन पोश के एक टुकड़े से जख्म साफ किया। उसने एक टुकड़े में रेशम की राख भर दी और दूसरे टुकड़े की पट्टी बांध दी। उसने अपने चेहरे से किसी तकलीफ का इजहार नहीं होने दिया, सिवाय इसके कि सीधा सीधा लेट गया। थोड़ी देर के तकल्लुफ के बाद मलका ने उसका सर अपने बख्तरपोश जानों पर रख लिया। टोपी एक तरफ गिर गई और मलका उसके स्याह रेशमी बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगी और वो उस लज्जत को दवाम अता करने के लिए उम्र भर शेरों से जख्मी होने की दुआएं मांगने लगा। उन दोनों की जुबानों पर हिफ्ज़े मरातिब के कुफल लटकते रहे, लेकिन आंखें बातें करती रहीं और उंगलियां हाँ में हाँ मिलाती रहीं। जब भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तब वो दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर उठे और दोनों एक दूसरे से घोड़े पर सवार होने का इसरार करने लगे। आखिरकार मलका ने उसके आगे बैठकर रासें संभाल ली। वो मलका के जरा पोश शाने पर मुंह रखे रुखसारों को सूंघता हुआ कमर में बाजू डाले बहश्त की सैर करता रहा। फिर उसने जंगी नारंगियों, खट्टे सेबों और कच्चे शफ्तालों के दरख्तों को सूख जाने की बद्दुआएं दी और आदम की तरह जन्नत से घोड़े पर जमीन पर उतर आया। वो एक दूसरे को फल खिला रहे थे कि घोड़ों की टापों और हथियारों की आवाज़ों से सारा जंगल छलक उठा। ज़ाते ख़ास के रसाले के सवार घोड़ों से फांद पड़े। सालार ने घुटनों पर खड़े होकर तलवार न्याम से निकालकर चूमी और फिर न्याम में डालकर खड़ा हो गया। मलका ने इंतहाई नागवारी का इजहार किया। अगर इस तलवारज़ादे ने अपने आप को शेर के मुंह में न डाल दिया होता तो हम मुद्दत के ख़त्म हो चुके होते। फिर एक झटके के साथ सिपाही से लगाम ले ली और ताऊस की तरह उड़कर घोड़े पर जम गई और जामे बहिश्त के किनारे से शीरा उठवाकर क़यामगाह की तरफ घोड़ा डाल दिया। जब उसकी आंख खुली तो वो नमदे के जर्द ऊंचे मुदव्वर खेमे के आबनूसी पलंग और नखेशली बिस्तर पर लेटा और मगरिब के मुलायम कंबलों में लिपटा पड़ा था। बाजू में रखे चांदी के शमादान में 12 खुशबूदार शमें जल रही थीं। पलंग के सामने नीची लंबी खाली मेज़ रखी थी। बाएं बाजू में आग लगी हुई थी और दूर अजनबी भयानक आवाज़ें पहरा दे रही थीं। फिर उसे अपने सरहाने का मुलायम गर्म तकिया जंबश करता महसूस हुआ। उसने हैरत से देखा कि मलका गोद में सर लिए बैठी थीं और मुस्कुरा रही थीं और उनकी सलीब उसकी पेशानी पर लर्ज रही थी। मलिका के जिस्म की नाकाबिले बयान खुशबू से उसका जिस्म मुअत्तर हो गया। उसने मलकूती तमानियत से लंबी सांसें लेकर आंखें बंद कर ली। फिर उसका सर तख्त और ठंडे तकिए पर रख दिया गया। पलंग की पुश्त पर जो अलमारी थी उसका सामान उठा उठाकर मलका मेज़ पर रखने लगी। वो खून की तरह सुर्ख मखमल का शब खाबी लिबास पहने थीं, जिसमें कमर के नीचे चारों तरफ झोल पर प्लेटें पड़ी थीं और जो ऊपर चुस्त हो गया था। जब वो हाथ उठाती तो ढीली आस्तीनें फिसल जाती और कच्ची चांदी की कलाइयाँ बरहना हो जाती। सुर्ख बाल दोनों शानों पर ढेर थे। इस पस मंजर में उनके ताबनाक चेहरे पर निगाह न ठहरती थी। फिर उन्होंने अपने शाने का सहारा देकर उसे उठाया और मेज़ की तरफ रुख करके बिठा दिया, जिस पर चांदी की प्लेटों में खुश्क मेवे, ताज़े फल, तला हुआ गोश्त और ताज़ा शोरबा और मीठे बिस्किट ढेर थे। उसकी बेदारी के इंतज़ार का जिक्र किए बगैर वो मुहज़्ज़ब भूखे इंसानों की तरह खाने लगी और उसे ख्याल आया कि वो अलिफ लैला के अबुल हसन की तरह बेदारी में ख्वाब देख रहा है। इस यकीन से उसे मसरत हुई कि एक खुलेलुल मर्तबत मलिका अपनी निजी ज़िंदगी में एक आम शामी औरत की तरह पुरमोहब्बत और खिदमत गुजार होती है। पहली बार उसे ये मौका नसीब हुआ था कि एक मुतलिकुल अनान मलिका और हसीन तरीन नामहरम औरत की बेतकल्लुफ़ क़ुर्बत से आसूदा हो सके। उसके बाजू का ज़ख्म जैसे मुंदमिल होने लगा। वो एक आईना उठा देखने लगा।
اس کے گلے پر آب زر کی بیلوں کے درمیان خط نسخ میں امرؤ القیس کے زندانہ اشعار اس فنکاری سے لکھے ہوئے تھے گویا زرد پھول کھلے ہوں۔ ملکہ نے دونوں آبگینے لبریز کر دیے۔ اس نے نبیذ کی محفلوں کی داد دی تھی اور سرخوش ہوا تھا، لیکن اس گھنگور سرمستی سے نا آشنا تھا جو درپیش تھی۔ وہ آبگینوں سے آنکھ ملاتے بھی جھجک رہا تھا۔ ملکہ نے خود اعتمادی سے اشارہ کیا اور اس نے آبگینہ اٹھا لیا اور دنیا کے سب سے حسین ساقی کی تقلید میں نصف سے کم نکل گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے گھوڑے نے سر پر ٹاپ مار دی ہو۔ دوسرے دور میں وہ کسی حد تک انگیز کر سکا۔ تیسرے آبگینے کے بعد وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ دنیا کی سب سے ظالم فوجوں کے قلب میں بے دست و پا ہے، اور اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنے کسر کی سنسان پردہ پوش غلام گردش میں گھس آیا ہے، اور ملکہ کو وہ البیلی کنیز تصور کے آقا کی خدمت سے مشرف ہے جسے اس کے والد نے ہزاروں دینار سرخ میں خرید کر اپنے بیٹے کو بخش دیا تھا۔ اس نے مسرور آنکھیں اٹھا کر دیکھا، ملکہ اپنے شفق گوں لباس میں صبح کے سورج کی مانند آنکھیں کھیرا کیے دے رہی تھیں۔ دراز پلکیں نیم باز آنکھوں پر لڑکھڑا رہی تھیں۔ گہری آنکھیں اور گہری ہو گئیں۔ مشرق کے افسانوں کی عاشق ملکہ طلوع ہوتے ہوئے مشرق کے سب سے بڑے سلطان کی بے پناہ دلکشی سے مسحور ہو چکی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور ملکہ ٹوٹ کر اس کے آغوش میں آ گئی۔ صبح کو لوئی شہنشاہ فرانس کی آمد کا ہنگامہ گرم ہوا۔ وہ دریائے اردن کے شمال مشرق کی اسلامی آبادی کو تہو بالا کر رہا تھا۔ ملکہ کی دوسری زندگی کی اطلاع ملی اور وہ فوراً سوار ہو گیا۔ شاہی طبیب نے کئی بار اس کے زخم کو دیکھا اور 2 ہی دنوں میں اسے اس قابل کر دیا کہ وہ آسانی سے چل پھر سکے۔ پھر اسے حکم ملا کہ وہ شام کو نائٹ کا اعزاز قبول کرنے کے لیے دربار میں حاضر ہو۔ سرخ بارادری کے نیچے شامیانہ لگا تھا جس کے شہتیر غلاف پوش اور غلاف چاندی کے تاروں کے پھول پہنے ہوئے تھے، اور اس کے چاروں گوشوں میں فرانس اور انٹیاسک اور شہنشاہ اور ملکہ کے جھنڈوں کے بھڑکدار پھریرے لہرا رہے تھے۔ قالینوں اور کھالوں کے فرش پر جرمنی، آسٹریا، سکیلیا، یروشلم اور فرانس کے نواب، نائٹ، سردار، امیر اور طبقہ الوادیہ اور طبقہ البیتار کے شہسوار اور جرمانہ کے مشہور شمشیر زن بیٹھے ہوئے تھے۔ بارادری کے چبوترے پر اطلس کے زرد نمگیرے کے نیچے چاندی کے تخت پر طلائی کرسی بچھی ہوئی تھی۔ اس پر میانہ قد، معمولی خد و خال اور بے قرار ہاتھ پیروں کا مالک ایک کمرو آدمی جگمگاتا لباس اور بیش قیمت تاج پہنے مرغ زری بنا بیٹھا تھا۔ اس کے ایک طرف ڈیوک آف برگنڈی دونوں ہاتھوں پر تلواریں لیے کھڑا تھا، دوسری طرف پیرس کے شاہی گرجا کا اسقف انجیل حمائل کیے موجود تھا۔ پھر وہ لوئی کے خاص پرداروں کے گرزوں کے جلووں میں نیزوں کی زبانوں اور بنے ہوئے دیو پیکر جسموں اور چمکدان تلواروں اور آئینہ بند بختروں کے ہجوم سے گزرتا ہوا تخت کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک خادم نے اسے گھٹنوں پر گرا دیا اور کمر سے پتی کھول دی۔ برگنڈی کا ڈیوک، جس کے قد کو خود کی کلغی نے اور بالا کر دیا تھا، آگے بڑھا اور تلوار لوئی کے ہاتھ میں دے کر اپنی کمر سے نائٹ ہوڈ کی زرنگار پٹی کھول کر اس کی کمر میں باندھ دی۔ اب لوئی نے پادری کے منہ سے نکلتے ہوئے مقدس کلمات کے ساتھ کھڑے ہو کر تلوار کو چپٹا کر کے اس کے سر اور دونوں شانوں پر چھلا دیا اور تلوار برگنڈی کے ڈیوک کو پکڑا دی، جس نے پورے احترام کے ساتھ اس کی پیٹی کے منقش نہام میں ڈال دی۔ پھر لوئی نے اپنا برہنہ ہاتھ پیش کیا جس پر اس نے عقیدت کا بوسہ دیا۔ اب جنگی باجے جنگی دھن میں بجنے لگے اور گردن جھکا کر چاروں طرف تحسین کے نعرے لگانے والوں کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ جب وہ الٹے قدموں سے واپس ہوا اور لوئی اندر چلا گیا اور اس کی کرسی پر پردہ ڈال دیا گیا تو ایک ایک آدمی نے مبارکباد دی۔ وہ بڑی احتیاط سے ہاتھ ملاتا رہا، لیکن زخم میں تکلیف شروع ہو گئی۔ اس نے چلتے چلتے کہتان کو چند ہدایتیں دیں اور اپنے بیمار خانے کی طرف چلا جو ملکہ کی بارگاہ کی قنات بندی کے اندر تھا۔ داخلے کے دروازے پر ایک لمبے تڑنگے جراپوش آدمی نے بڑی عیار مسکراہٹ سے اس کو مبارکباد دی اور کینہ توس نگاہوں سے گھور کر ہاتھ ملایا۔ جب وہ اپنے خیمے کے اندر جانے لگا تو وہی اونچی چوڑی چکلی نارمن عورت آئی جو اسے تلوار کی نوک پر یہاں تک لائی تھی اور جس کا نام ایلس تھا۔ اس کو مبارکباد دی اور اس کے ساتھ ہی خیمے میں داخل ہوئی۔ لباس تبدیل کرنے میں مدد دی اور اس کے لیٹ جانے کے بعد بڑے ادب سے گزارش کی، آپ آرک سے محفوظ رہنے کی کوشش کیجیے۔ آرک کون؟ آرک جرمانیہ کے سواروں کا سردار ہے۔ یورپ میں اس کی بہادری کی بڑی دھوم ہے۔ اسے ملکہ عالم کی خدمت میسر تھی، لیکن ادھر کئی دن سے باریاب نہیں کیا گیا۔
آج اس نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کا اعزاز دیکھا ہے، اور میں نے اس کی دغاباز آنکھوں میں سازش رینگتی محسوس کی ہے۔ ایلس کے جانے کے بعد وہ بڑی دیر تک ایلس اور آرک کے متعلق سوچتا رہا، پھر زندگی اور زندگی کے خدشات پر غور کرتا رہا، ہتھیلی پر ٹپک پڑنے والے مواقع پر فکر کرتا رہا جو اگر مٹھی میں بند کر لیے جائیں تو زندگی کی نہج بدل جاتی ہے، اور اگر ان کو ہتھیلی سے گر جانے دیا جائے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے اور انسان مٹی کے ڈھیلوں سے بھی سستے ہو جاتے ہیں۔ پھر اسے اپنے باپ کی یاد آئی جو دمشق کے چھوٹے سے ممولے کو اس قہار لشکر سے ٹکرانے کا خواب دیکھ رہے تھے اور چہیتے بیٹے کی خطرناک خدمت سے منسوب اندیشوں سے خائف تھے۔ پھر اس نے اپنے آپ کو یقین دلایا کہ موجودہ کیفیت ایک زندگی حقیقت ہے اور گزشتہ دنوں میں جو کچھ پیش آیا ہے وہ لوح محفوظ میں پہلے ہی مقدر ہو چکا تھا، اور یہ زرکار حادثہ کسی شاندار کارنامے کا دیباچہ ہے۔ اس رات ملکہ فرانس کے منظور نظر نائٹ خاص برداروں کے افسر جون دا نائٹ کو لشکر کا انتظامی گشت کرنا تھا۔ اسے فرانسیسی اسلحہ خانے کا سب سے قیمتی بختر پیش کیا گیا جس کے سینے پر سونے کا عقاب اڑھا تھا اور خود پر سونے کی کلغی لگی تھی اور ڈھال پر فرانس کا تاج بنا تھا، اور جڑاؤ پیٹی نے کھڑکھڑاتی ہوئی وزنی تلوار کے صلیبی قبضے پر جواہرات جڑے تھے۔ سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق ہو کر وہ اس گھوڑے پر سوار ہوا جو اس کی خطرناک محبت کا اکیلا رازدار تھا۔ آج وہ پہلی بار شاہی قیام گاہ کی پشت پر میلوں میں پھیلے ہوئے خیموں کے شہر کی طرف چلا تھا۔ آسمان پر چاند کی گول مشل جل رہی تھی اور دمشق کے گلابی جھاڑوں کی ٹھنڈی ہوا خنجر کی طرح کھلے ہوئے حصوں کو کاٹ رہی تھی، اور وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتی ہوئی چھولداریوں اور خرگاہوں کے درمیان سے گزر رہا تھا جس کے دروازوں پر پنشاخے جل رہے تھے۔ اس کے تلوار کا سیمی نیام گھوڑے کی آہنی پاک کھر سے ٹکرا رہا تھا اور وہ آنکھی پھاڑے تین طرف دیکھتا ہوا چل رہا تھا۔ راستوں میں جگہ جگہ بڑے بڑے ماد روشن تھے جن میں مسلمانوں کے گھروں سے لوٹے ہوئے لکڑی کے منقوش صندوق، مقدس کتابوں کے نسخے، پچی کاری کیے ہوئے دروازے، آبنوسی کرسیاں، اخروٹ کی تپائیاں اور سندل کی چوکیاں چٹک چٹک کر جل رہی تھیں۔ بھالوں میں پیوست ادھڑے ہوئے پرندے، بھیڑ اور بکری کے بچے بھن باہے تھے۔ نیند کے خرابے کھجوروں کی چٹائیوں سے ڈھکے تھے۔ ٹوٹے گھڑوں کے ٹکڑے ادھر ادھر ڈھیر تھے۔ انگور کی کچی شراب کے مشکیزے مردہ جانوروں کی طرح پڑے تھے۔ لشی سپاہی جنگلی آوازوں میں چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، گا رہے تھے، بجا رہے تھے، ہتھیاروں کو چمکا رہے تھے، گھوڑوں کا ساز سی رہے تھے۔ شام اور عراق کی سرحدی بستیوں سے پکڑی ہوئی ننگی معصوم عورتوں کے جسموں کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ اس کا خون کھول گیا اور ہاتھ تلوار کے قبضے پر چلا گیا اور جی چاہا کہ، لیکن وقت کی نزاکت نے صبر کی تلقین کی۔ وہ جلنا پھنکنا اس حد بندی تک آ گیا جہاں جرمانیہ کے آہن پوش پیدل مجاہد پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ ہم رکاب سپاہی جو آگے آگے چل رہے تھے اپنے گھوڑے موڑنے لگے۔ اسی وقت پہلو کے خیمے سے بوڑھی بھیانک مردانہ چیخ نے اسے جھنجھوڑ ڈالا اور وہ بلبلا اٹھا۔